हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम अपने कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आपके दयाराम साहनी थे। लोथल के उत्खननकर्ता एसआर राव थे। सुरकोटडा जो था आपके, उसके उत्खननकर्ता जेपी जोशी थे। धोलावीरा के उत्खननकर्ता बी के थापड़ थे। तो जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि धोलावीरा जो है उसके उत्खननकर्ता आपके बी के थापड़ नहीं थे। तो धोलावीरा के उत्खननकर्ता कौन थे? आर एस बिस्ट थे। कौन थे इसके उत्खननकर्ता? आर एस बिस्ट। ओके, आर एस बिस्ट थे। जो आपका धोलावीरा का उत्खनन बीके थापड़ ने नहीं बल्कि आर एस बिस्ट ने कराया था। हड़प्पा का उत्खनन आपके दयाराम साहनी ने किया। लोथल का उत्खनन एस आर राव और आपके सुरकोटडा का उत्खनन जेपी जोशी ने कराया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोलावीरा के जो उत्खनन करता है, जिन्होंने उत्खनन करवाया था, वो है आपके आर एस बिस्ट, ना कि बी के थापड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका अनुच्छेद 14 में क्या आता है? अनुच्छेद 14 में आता है आपके समानता का अधिकार। ओके, अनुच्छेद 14 में क्या आता है आपका? समानता का अधिकार आता है। और आपकी नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके नीति निदेशक तत्व आते हैं। और आपका 74 में आती है, अनुच्छेद 74 में आपकी मंत्री परिषद है और 368 में है संशोधन प्रक्रिया। तो आपका समानता का अधिकार हो गया अनुच्छेद 14 में। 36 में हो गए आपके नीति निदेशक तत्व। 74 में आपकी मंत्री परिषद हो गई और 368 में आपकी संशोधन प्रक्रिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर और आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका गोविंद सागर है और आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये आपकी चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। गोविंद सागर जो है आपका, गोविंद सागर ये कहाँ पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आपके सतलज नदी पर, सतलज सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है हमारा गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर आपके कहाँ पर है? ये आपके उत्तर प्रदेश, उत्तर ये आपके उत्तर प्रदेश की जो आपकी नदी है, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आपकी रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी पर स्थित है। ओके, बाकी आपका जो गांधी सागर है, गांधी सागर मध्य प्रदेश और आपका जवाहर सागर राजस्थान। गांधी सागर कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। और आपका जवाहर सागर कहाँ पर है? आपका राजस्थान में। ओके, ये दोनों ही आपके किससे संबंधित है? ये दोनों आपके चंबल घाटी योजना से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 3 और 4, यानी कि जो आपका गोविंद और गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ये चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि जब आपकी सर्दियों में झील का पानी जम जाता है तो जो उस झील के अंदर रहते हैं आपके जलीय जंतु, वो आपके जीवित रहते हैं। क्यों रहते हैं जीवित? ऐसा क्यों है आपका?
क्योंकि वे बर्फ में सांस ले सकते हैं। उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है। उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो कारण है कि जो पानी का घनत्व है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। शीतकाल में झील की ऊपरी सतह आपकी 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाती है, परंतु नीचे का जो जल होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव की अवस्था में रहता है। इसे झीलें या तालाबों में बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है, जिससे मछलियां और अन्य जीव जंतु जो है आपके जलीय जंतु वो आपके जीवित रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न कथन से हम क्या समझते हैं। तो कथन है आपका, भारत ने राष्ट्रीय भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं की। प्रत्येक परिवार को अंतस्थ यानी कि बफर स्टॉक उपलब्ध नहीं है। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है, परंतु प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है। गरीबी से नीचे रेखा में व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। तो इससे आपका मतलब है, इससे तात्पर्य है आपका, खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवार को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दे रखा है आपका हड़प्पा संस्कृति की बस्ती, और दूसरी सूची में दे रखा है आपकी वो नदी जिस पर यह अवस्थित है। तो हड़प्पा आपकी कौन सी नदी पर अवस्थित है? हड़प्पा आपकी रावी नदी पर अवस्थित है। कालीबंगा कालीबंगा है आपकी घग्गर नदी पर। कालीबंगा कहाँ है आपकी घग्गर नदी पर। लोथल कहाँ पर है आपका भोगवा नदी पर। और रोपड़ आपकी सतलज पर। हड़प्पा रावी नदी पर, कालीबंगा घग्गर, लोथल आपका भोगवा और सतलज हो गया आपका रोपड़। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। तो कौन सा संशोधन है जिससे आपके जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको हटा दिया गया था? संविधान 40वां संशोधन अधिनियम द्वारा, या आपकी संविधान 42वां अधिनियम द्वारा, संविधान 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा, या आपके संविधान 46वें संशोधन अधिनियम द्वारा। तो जो आपका संपत्ति का अधिकार हटाया गया था वो आपके 44वां संविधान संशोधन था। 44वां संविधान संशोधन आपके 1978 में क्या हुआ था, आपके इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार से हटाकर इसको कानूनी या आपका विधिक अधिकार का दर्जा इसको दे दिया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चाय असम की मुख्य फसल है, कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। तो यहाँ पर जो आपके करेक्ट आंसर है वो है आपका असम, जो है वो आपकी चाय जो है वो असम की मुख्य फसल है। और नेक्स्ट आपका तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चाय असम की मुख्य फसल है तथा तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। कहवा का उत्पादन आपके कर्नाटक अग्रणी राज्य है। कहवा जो है वो आपके तमिलनाडु की मुख्य फसल नहीं, ये आपके कर्नाटक की मुख्य फसल है। ओके,
और जूट की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो मुख्य फसल है वो आपके धान है। ओके, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल क्या है? धान छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है, ना कि जूट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका पहला और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो एसीटोन है, ये आपका क्या होता है? एसीटोन होता है आपका, एसीटोन होता है आपका नखून पॉलिश अपसारक। और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? ये आपका अग्निशामक होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है आपका घावों की मरहम पट्टी। और द्रव अमोनिया होता है आपका प्रशीतक। एसीटोन हो गया आपका नखून पॉलिश अपसारक, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया अग्निशामक, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया मरहम पट्टी और द्रव अमोनिया हो गया आपका प्रशीतक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं। तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता आपके संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं। नेक्स्ट है आपका जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की देहली निर्धारण भी करेगी। राज्य सरकार के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहें। तो इनमें से आपको बताने की कौन से कथन आपका सही है। तो यहाँ पर आपका पहला कथन सही है और आपका दूसरा कथन सही है। पहला दूसरा कथन आपका सही है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आपके संविधान के अनुच्छेद 279A जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। 101वां संविधान संशोधन आपका कौन सा अनुच्छेद जोड़ा है? 279A में आपके जीएसटी का प्रावधान है। इसकी अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की देहली निर्धारण भी करेगी। जीएसटी लागू होने के पश्चात राज्य सरकार के पास वैट उगाही का कोई विकल्प नहीं होगा। जब आपकी जीएसटी लागू हो जाएगी तो राज्य सरकार के पास वैट उगाही का कोई विकल्प नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके लेखक दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनके ग्रंथ दिए गए हैं। तो आपको बताने की कौन से लेखक ने आपके कौन सी पुस्तक लिखी है, कौन से ग्रंथ से वो संबंधित हैं। तो जो आपके सर्व वर्मा है, ये आपके संबंधित हैं कान तंत्र से। शूद्रक का ग्रंथ कौन सा? आपका मृच्छकटिकम। विज्ञानेश्वर संबंधित आपके मिताक्षरा से। और कल्हड़ का ग्रंथ आपके राजतरंगिणी। सर्व वर्मा का ग्रंथ है आपका कानतंत्र। शूद्रक का मृच्छकटिकम और आपके विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा और कल्हड़ की आपकी राजतरंगिणी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो आपके संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। और नेक्स्ट है आपका, यह आवश्यक नहीं की नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो यहाँ पर जो आपका एक तो दूसरा कथन सही है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट आपका यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ओके, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 53A के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति आपके राष्ट्रपति में निहित होगी, प्रधानमंत्री में नहीं, आपके
राष्ट्रपति में निहित होगी। और ये कौन से अनुच्छेद में आता है? आपके अनुच्छेद 53(1) के अंतर्गत इसका प्रावधान है। और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74(1) के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री परिषद का प्रधान होता है, ये आपका अनुच्छेद 74(1) में आता है। अनुच्छेद 75(1) में के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये आता है आपके अनुच्छेद 75(1) में। ओके, अनुच्छेद 75(1) में आता है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति द्वारा होगी। ओके, अनुच्छेद 75(5) के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्री परिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर ही उसे संसद की सदस्यता लेनी आपकी आवश्यकता होती है। 6 माह के भीतर उसे आपकी सदस्यता लेनी आपकी जरूरी होती है। और ये आपके कौन से अनुच्छेद में आता है? ये अनुच्छेद, इसका प्रावधान है आपके अनुच्छेद 75(5) में। अनुच्छेद 75(5) में प्रावधान है कि ये आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री किसी संसद या संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और आपके सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है और आपके सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कौन सा है आपका? ये आपका तो वो है आपका वरुण। ओके, वरुण जो है नेपच्यून सबसे दूर स्थित है। ये सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय यानी कि कितना टाइम लेता है? 59,800 दिन इसको लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। लगभग 164 वर्ष का समय इसको लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो आपके बैक्टीरिया होते हैं सूक्ष्म जीवाणु, उनके संबंध में आपका कौन सा कथन सत्य है? ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जीवाणु जो होते हैं आपके बैक्टीरिया, ये सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आग यानी कि प्राइमिटिव जीव हैं। जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, ये आपके सबसे सरल और आपके अति सूक्ष्म और आपके एक कोशिकीय आग जीव हैं। आग जीव यानी कि आपके प्राइमिटिव। ओके, जिन्हें आपके कहाँ रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। ओके, मोनेरा जगत में इनको रखा गया है। मोनेरा वर्ल्ड में जीवाणु हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। और जीवाणु विज्ञान को क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान यानी कि जीवाणु विज्ञान को कहते हैं आपकी, जीवाणु विज्ञान को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। ओके, जीवाणु विज्ञान को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन आपका सही है? आईसीटी का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है: कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति, शून्य रेटेड आपूर्ति।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल और केवल आपका पहला कथन सही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का अर्थ है आपका किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तु और सेवा या दोनों की आपूर्ति पर किए गए टैक्स का भुगतान। इसलिए आपका कथन एक सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध आपके 1746-48 के बीच हुआ। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 में हुआ। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 तक हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध आपके 1761 में हुआ। तो सही सुमेलित जो नहीं है वो आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध आपके कब हुआ था? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1749 से 54 के बीच। 1749 से आपके 54 के बीच हुआ था कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपका प्रावधान दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 124 में क्या आता है आपकी, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति है। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता है। अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत। तो इसमें जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 124 में आपके उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ये आपके आता है अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अनुच्छेद 124 में आपके क्या आता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में क्या आता है आपके, अनुच्छेद 124 में आपके उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की गठन, उच्चतम न्यायालय की गठन और आपकी स्थापना और स्थापना संबंधित प्रावधान है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका आटाकामा के बारे में सही नहीं है। तो आपके कौन सा कथन है जो आटाकामा मरुस्थल है उसके बारे में सही नहीं है। वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, वह दक्षिण चिली में अवस्थित है, इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। तो आटाकामा के बारे में सही नहीं है, ये है आपका वह दक्षिण चिली में अवस्थित है। आटाकामा मरुस्थल आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। कहाँ है ये आपकी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ओके, कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिजों के विशाल भंडार हैं। इसमें आपके सोडियम सोडियम तांबा सोडियम, तांबा और नाइट्रेट और आपके अन्य खनिजों के विशाल भंडार हैं। तो आपका मरुस्थल दक्षिण चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली में विस्तरित है। तो मेनली आपके कहाँ पर है, उत्तरी चिली में। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका सही सुमेलित नहीं था, मतलब सही कथन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है। तो स्विमिंग पूल के आपकी वास्तविक गहराई से उसकी कम गहराई प्रतीत होने का कारण क्या है, परावर्तन, प्रकाश प्रकीर्ण, अपवर्तन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका अपवर्तन। अपवर्तन यानी कि आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एक प्राकृतिक घटना है जिसमें प्रकाश किरण एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। अपवर्तन के कारण ही एक स्विमिंग पूल वास्तव में जितना गहरा है उससे कम गहरा प्रतीत होता है।
ये रिफ्रैक्शन जो है आपकी, जब प्रकाश की किरणें जो होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो आपके विचलित हो जाती हैं। ओके, तो यही कारण है कि अपवर्तन के कारण ही स्विमिंग पूल आपकी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संघ विक्रय कर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो बताना है संघ विक्रय कर के बारे में आपका, संघ विक्रय कर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? यह अंतर्राज्यीय व्यापार कर पर लगाया जाता है, यह केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाता है, यह विशेष आर्थिक क्षेत्र पर लगाया जाता है। तो ये आपके अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगाया जाता है और आपके केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाता है। केंद्रीय बिक्री या संघ विक्रय कर का उद्देश्य राज्यों के बीच विक्रय कर के अंतराल को कम करना है। इसका निर्धारण संघ सरकार द्वारा तथा संग्रहण एवं उपयोग राज्य सरकार द्वारा होता है। यह कर आपके अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगाया जाता है तथा केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लगाया जाता है। लेकिन जो आपके विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं इन पर आपकी छूट का प्रावधान है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है इन पर छूट का प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन है और आपका इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, इसके बाद आपके वॉरेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना। उपयुक्त घटनाओं के घटित होने के कालक्रम अनुसार को निम्नलिखित गुट में सही क्रम का चयन कीजिए। तो पहले आपकी क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। ओके, बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद आपकी क्लाइव का पुनः भारत आगमन, उसके बाद आपकी इलाहाबाद की संधि और फिर उसके बाद आपका वॉरेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना। ठीक है, तो आपके बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764, यानी कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ? क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था आपका 3 मई 1765 को। 3 मई 1765 को क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ। उसके बाद आपका इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि हुई थी आपकी 16 अगस्त 1765 में। 16 अगस्त 1765 में हुई थी आपकी इलाहाबाद की संधि। और वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर कब बना था बंगाल का? 1722 में बना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। संविधान का जो आपके 74वां संशोधन अधिनियम है ये आपकी पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। नेक्स्ट है, एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो आपके जो संबंधित नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, ये आपके संविधान का 74वां संशोधन, ये आपके नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से, नगर निगम से, ना कि आपके पंचायत से। पंचायत से आपका 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। एड्रियाटिक सागर की रानी आपके रोम को कहते हैं। लोरेन कोयला क्षेत्र आपका फ्रांस है। वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंगम है और टुला आपके रूस से संबंधित है। तो जो आपकी इटली एड्रियाटिक सागर की रानी है ये आपके रोम को नहीं, किसको कहते हैं? वेनिस को। ठीक है, किसे कहते हैं? वेनिस को। वेनिस आपके इटली का एक शहर है, इटली का शहर है। ओके, इटली का शहर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यही आपका सही सम्मिलित नहीं था। इटली के वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है।
विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था आपके चार्ल्स डार्विन ने। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना आपके संलयन कहलाता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। तो इसमें आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि किसी परमाणु के नाभिक का टूटना आपके संलयन नहीं कहलाता। ओके, तो फिर क्या कहलाता है आपके, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब दो आपके हल्के नाभिक मिलकर एक आपके बड़े आपके जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं आपके संलयन। ओके, और किसी परमाणु के नाभिक का टूटना आपका विखंडन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और इन्हें सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो आपका गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और आपके हरित क्रांति का प्रारंभ। तो पहले क्या आया था आपका, पहले आया था हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था पहले, फिर उसके बाद आपका गरीबी हटाओ और फिर उसके बाद आया था सॉरी पहले आपका हरित क्रांति का प्रारंभ, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और फिर आपके गरीबी हटाओ का नारा आया। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी आपके 1966 से 67 में की गई थी तथा 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 19 जुलाई 1969 को किया गया। और गरीबी हटाओ का नारा पहली बार आपके इंदिरा गांधी द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में दिया गया। ओके, 1971 में दिया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो भारत में जो आपके स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी वो किन कारणों के लिए हुई थी? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, या आपका प्रवेश काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, भारतीय द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका एक तो पहला कथन सही है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, और नेक्स्ट आपका दूसरा कथन सही है, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें, यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। तो कैसे हटाया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष को? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देती है तो जो आपके लोकसभा अध्यक्ष है उसको उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 94 ग के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दे दी गई हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, और इसका प्रावधान आता है आपका अनुच्छेद 94 ग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दाची गांव आपके कहाँ पर है? दाची गांव है आपके
जम्मू और कश्मीर में। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य ये है आपकी राजस्थान में। और कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और आपका पेरियार है आपके केरल में। ओके। दाचीगाम आपका जम्मू कश्मीर में, केवलादेव राजस्थान में, कान्हा है आपके मध्य प्रदेश में, और पेरियार है आपका केरल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए की कमी से आपके रतौंधी होता है। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन डी की कमी से आपके वर्णांधता, और फोलिक एसिड की कमी से आपके रक्त अल्पता होती है। तो इसमें आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका विटामिन डी की कमी से आपके वर्णांधता नहीं होती, यानी कि विटामिन डी की कमी से आपके कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती। कलर ब्लाइंडनेस आपका एक लिंग सहन वंशागति रोग है, ये आपके विटामिन डी की कमी से नहीं होती। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है आपका रिकेट्स। ओके। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, सूखा रोग। ओके। और बाकी आपके विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी3 आपके विटामिन बी3 को नियासिन या आपके पीपी कहते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा होता है आपका। और फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया आपके रक्ताल्पता हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है। पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग आपके कहाँ पर किया जाता है? विनिमय बाजार में रुपये की भारी बिकवाली के दबाव को कम करने के लिए, विनिमय बाजार में रुपये की बिकवाली के दबाव को बढ़ाने के लिए, विनिमय बाजार में रुपये का मान कम करने के लिए, या आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं। पुनर्क्रय विकल्प आपके रेपो दर का प्रयोग एवं नियमन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मुद्रा में साख नियमन के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है आपके मुद्रा बाजार में साख नियमन। साख नियमन के लिए किया जाता है, मुद्रा विनिमय बाजार से इसका संबंध नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।